नमस्कार व्यूवर्स। आज मैं फिर आपके लिए कुछ खबरों की समीक्षा लेके उपस्थित हुई हूँ। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने और महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तारी की खबर आई तो हमें लगा शायद टीआरपी केस में, शायद सुशांत मामले में, शायद पालघर मामले में या किसी और उसमें उन्हें फंसाया गया होगा, लेकिन ऐसा कतई बिल्कुल नहीं हुआ। मन में प्रश्न उठा, आखिर किस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की वजह बहुत मामूली निकली। गड़े मुर्दे उखाड़े गए। इंटीरियर डेकोरेटर अनवर नाइक, जो कि 5 मई 2018 की घटना है। अनवर नाइक ने आत्महत्या कर ली। अनवर नाइक और उसकी माता ने आत्महत्या कर ली। केस पैसों की कुछ मामला था। 6 करोड़ 40 लाख रुपए की देनदारी थी अर्नब गोस्वामी की तरफ से नाइक को, और जिसको लेकर वो बहुत परेशान था। अर्नब गोस्वामी का कहना है कि उन्होंने वो 6 करोड़ 40 लाख रुपए का पाई जो है नाइक को दे दिया, लेकिन नाइक उस चीज़ को उस बात को स्वीकारा नहीं, और उसी चीज़ को लेकर नाइक की बाद में बेटी और नाइक की पत्नी सामने आई, और जिसे कहते हैं उद्धव ने उनका इस्तेमाल किया। उद्धव ने ट्रम्प कार्ड की तरह उनको, अर्नब को घेरने के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह उस केस का सहारा लेकर अर्नब पर हमला किया, यानी कि अर्नब को गिरफ्तार किया। घटना 5 मई 2018 की थी और 26 अप्रैल को 2018 को ही केस को शट डाउन कर दिया गया। अर्नब को का कोई कसूर नहीं पाया गया, उन्हें बेकसूर साबित किया गया, इवन के कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जुलाई 2020 में फिर से उसके परिवार वालों ने इस केस को रीओपन किया और इसका पूरा फ़ायदा उद्धव सरकार ने लिया, और उन्होंने इसके तहत फिर रायगढ़ पुलिस ने जो है अर्नब को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी भी बहुत ही वाहियात तरीके से किया। गिरफ्तारी का ना तो कोई नोटिस जारी किया गया, सीधे दल बल के साथ पुलिस जो है अर्नब के घर पे धमक गई और बड़ी एक निरादर के साथ, बहुत झड़प करते हुए, बहुत हो हल्ला के साथ, जिसमें अर्नब ये भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को मत मारो, और इससे ये जाहिर हो रहा था कि उनके परिवार वालों के साथ भी नोक झोंक और हाथापाई की होगी, या उन्हें जब वो उन्हें अर्नब को डिफेंड करने के लिए आ रहे होंगे तो उन्हें पीछे ढकेल रहे होंगे, जो कि हाथापाई का रूप ले चुकी होगी, या इस तरह से प्रतीत हो रहा होगा कि पुलिस हाथापाई कर रही है परिवार वालों के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके बेटे के साथ। तो सवाल ये उठता है, उद्धव सरकार को ऐसी क्या मिर्ची लगी है? उद्धव सरकार को ऐसा क्या है, क्या लूप एंड होल है, क्या ऐसा कोना है जिसकी पूंछ जो है कौन सी ऐसा वो है जिसे अर्नब ने दबा रखी थी, और बहुत बिलबिलाए थे अर्नब। मामला साफ है। बात तो थी वही सुशांत केस के जरिए ड्रग माफिया कनेक्शन, और इसमें इसका दाऊद कनेक्शन दिखता है, माफिया कनेक्शन दिखता है। जाहिर है लिप्त हैं, हाथ सने हैं। उद्धव के हाथ माफियाओं को माफ़ करने के साथ उनको शय देने के हाथ से रंगे हुए हैं, सने हुए हैं। उस कीचड़ में उन्होंने हाथ डाला है उद्धव ने, और वो बेबी पेंगुइन को बचा रहे हैं। 28 साल के बेबी पेंगुइन के खातिर जो है वो अर्नब के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं।
अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, उसकी पत्रकारिता का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण करते थे और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब इस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है, वो भी इस मामले को जो कि शट डाउन हो चुका था, तुरंत ही कुछ दिनों एक दो महीनों के अंतराल में ही, मई की घटना थी जो है, और कुछ महीनों के अंतराल पे जो है वो 2018 की घटना को जो है शट डाउन कर दिया गया था। तो उस घटना को लेकर जो है उसकी गिरफ्तारी की, और ये जो उन पे चार्जेस लगाए गए कि आत्महत्या के लिए उकसाने की। ये साजिश, ये अनबेलेबल धारा होती है इसकी, इसमें बेल नहीं मिलती है और बहुत सोच समझ के ये धारा लगाई गई। अब वो 21 दिन के पुलिस हिरासत में हैं, जाने उनके साथ कैसा व्यवहार, कैसा सलूक किया जाए वहाँ। इस पे मैं कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। लेकिन अगर उन्हें इस मामले में अर्नब को घसीटना था, उसको पुलिस थाने में बुलाते, उससे पूछताछ करते वहाँ या फिर किसी नोटिस के ज़रिए आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से जो है वो रात को धमक गई पुलिस और गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठता है, इस प्रकार से तो पत्रकारिता, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। ये अर्नब पे हमला नहीं हुआ है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हुआ है। ये मैं खुद अपने आप को खतरे में महसूस कर रही हूँ अगर मैं इस समय ऐसा कुछ बोल रही हूँ कि कहीं मेरे साथ कोई वारदात ना हो जाए कि ये क्यों बोलती है और क्यों इस तरह से किसी का पक्ष ले रही है या किसी का विरोध कर रही है। एक सामान्य जो कि कुछ भी नहीं किसी का उखाड़ सकते तक भी बोलने में सहम सकता है, वो एक दिग्गज पत्रकार, एक जाने माने चैनल का चीफ एडिटर इन चीफ, उसकी जब ये हालत कर सकते हैं तो सामान्य और छोटे मोटे पत्रकार तो कैसे दब के रहते होंगे इन सत्ताधीशों के डर से कि कब कौन सी धारा लगा के, कौन सी क्या करके, किस तरीके से फंसा के जो है वो आपको आपकी गिरफ्त में लेके आपका मुंह बंद कर दें, या आपके मुंह पे नोट का बंडल डाल के जो है फेंक के जो है आपका मुंह चुप करा दें। अर्नब ना तो नोटों से दबा, ना धमकियों से दबा, तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ, देखा गया, कहा गया, एक फिल्मी कहानी के तर्ज पे कहा गया होगा, निकालो अर्नब की जन्म कुंडली, क्या क्या इसने कब कब क्या किए, क्या क्या लूप होल्स हैं इसकी लाइफ के, एक कमज़ोर कड़ी दिखी और वो नाइक का मामला जो है बना के जो है उन्हें जेल की सलाखों में घसीटते हुए ले गए। अब सवाल ये उठता है कि इस समय जो कहते थे लोकतंत्र खतरा में है, क्या उन्हें लोकतंत्र खतरे में नज़र नहीं आ रहा है? लोकतंत्र एक 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 वरिष्ठ पत्रकार, एक जाना माना पत्रकार का जब ये हालत हो रही है तो समझ सकते हैं कि औरों का क्या हाल होगा और कितने प्रेशर में रहते होंगे, कितने प्रेशर में का। एक अकेले अर्नब गोस्वामी ही हैं, इन पे कितनी एफआईआर लगी है। सुधीर चौधरी है, इनको कोई चीज़ इनकी जो प्रस्तुति करते हैं उनको लेकर किसी को नहीं जचा तो ये एफआईआर हो जाती है, चाहे वो केरल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ से कोई भी जो है एफआईआर कहीं से भी दर्ज हो जाती है। और देखा जाए तो ये पत्रकार बहुत ही दबाव में जीते हैं कि क्या बोलें और क्या बोलने से, क्या प्रस्तुत करने से क्या उनके साथ हो सकता है। जिस तरीके से पालघर में जब अर्नब गोस्वामी पर जब उसने बोला, वो जब एंटोनियो मानियो यानी सोनिया गांधी, वो चीख चीख कर बोलते थे एंटोनियो मानियो, है ना। तो उन्होंने हमला करवाया या इस तरीके से उस पर हमला, जानलेवा हमला हुआ, या वो जो भी कुछ है पास की बात है। फिलहाल जो बात चल रही है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा, मर्दाता खतरा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुई चोट, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ चरमराता सा दिख रहा है। कोई साथ में नहीं आया, कोई नहीं उठ रहा है। पत्रकारिता जगत से कोई भी चैनल, क्योंकि
उन्हें तो फ़ायदा है, टीआरपी उनकी जो जिस अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक की टीआरपी इतनी ऊंची थी, वो उस टीआरपी पे अब जब वो अर्नब नहीं रहेगा तो वो टीआरपी भी नहीं रहेगी, तो उनको तो उसमें लाभ दिख रहा है। वो कुछ बोलने में, वो क्यों बोलेंगे, वो तो राइवल है उनका, वो तो उनका प्रतिस्पर्धी है। उस रिपब्लिक भारत की क्षति, अर्नब को क्षति, अन्य चैनलों को, अन्य मीडिया कर्मियों को के लिए लाभ का विषय है, उनके चैनल के लिए लाभ का विषय है, तो वो नहीं बोलेंगे। लेकिन इस संदर्भ में जो है सुधीर चौधरी, जो कि जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, और वो डीएनए नामक एक बहुत ही लोकप्रिय शो जो है वो देते हैं, तो उन्होंने इसका समर्थन किया, क्योंकि सुधीर चौधरी पे खुद पे बीती है। वो खुद सलाखों के पीछे लंबे समय तक उन पे भी कुछ झूठे केस बनाकर उन्हें भी फंसाया गया था, तो वो उस दर्द को समझते हैं, तो उन्होंने वो चीज़ अर्नब के फेवर में आए। साथ ही मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी उनके फेवर में आ रहे हैं अर्नब गोस्वामी को। ऐसे एक बहुत बड़ी लॉबी है जो अर्नब के फेवर में खड़ी है और इसे सरासर गलत कह रही है, और उद्धव को जो है वो विलेन की तरह देख रही है। और देखा जाए तो इस प्रकार का कृत्य करके उद्धव ठाकरे तो बुरी तरह फंसे हुए थे। उनका एक पाँव एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। बेबी पेंगुइन के चक्कर में जो है वो कहीं के नहीं रहे। उनका कांग्रेस से हाथ मिलाना ही सबसे गलत डिसीजन था उनका। जो अब ये उद्धव जो है पतनोन्मुख हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो है पतनोन्मुख हैं। वो उनकी पॉलिटिक्स अब डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो उनका उनके बेटे का माफिया कनेक्शन तो है ही। और इस तरीके से जो उद्धव पे जो प्रेशर बना होगा उसको हम समझ सकते हैं माफियाओं के द्वारा, कि सुशांत जो है केस के जरिए अर्नब गोस्वामी ने माफिया जगत में कितनी खलबली मचाई, और आतंकवादी जगत में जितनी क्योंकि खलबली मचाई, और पाकिस्तान में जितनी खलबली मची, क्योंकि सारा ड्रग्स जो है कि सप्लाई पाकिस्तान के थ्रू ही और मार्फत ही होती है। तो ये दाऊद इब्राहिम गैंग का जो है का डर था, और उनको श्रेय देना था, और उनसे जो अर्नब गोस्वामी का कनेक्शन था वो अर्नब की गिरफ्तारी का प्रमुख कारण बनकर उभर आया। ये तो बाकी तो चार्जेस तो लगाने वाली बात है, बात असलियत में बदले की थी। बात दरअसल अर्नब को नुकसान पहुंचाने की थी, बात दरअसल अर्नब के मनोबल को कम करने की थी। लेकिन जब धमकियों से अर्नब जो है का मनोबल कम नहीं हुआ, तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए 5 मई 2018 की घटना, जिसमें नाइक सुसाइड केस को सहारा बनाया और उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया गया, जिसका मैं व्यक्तिगत तौर पे आलोचना करती हूँ। और इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार के राजनीतिज्ञ जो कि माफियाओं के प्रेशर में रहते हैं, उनका तो सिरे से उन्हें नकारना चाहिए। अब अभी तो अर्नब की गिरफ्तारी हुई है, अब खैर अब कंगना को भी सोचना होगा। कंगना को का भी कोई अगर वीक पॉइंट निकला तो उद्धव जो है उन्हें भी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि कंगना ने भी बहुत कुछ उद्धव के खिलाफ बोला, उद्धव सरकार के खिलाफ बोला। ये कंगना रनावत जो कि नित बोला, उन्होंने सुशांत केस में भी बोला और बाकी चीज़ों में बोला। तो देखते हैं, मैंने एक संजय राउत का एक इंटरव्यू पढ़ा था, जिसमें वो बड़े मस्ती में और बहुत ही हल्के माहौल में मूड में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हम राजनीति में हैं, हमें सोच समझ के हर एक कदम उठाना पड़ता है। और ये उनसे कंगना के विषय में बात किया जा रहे थे, तो जब जो उनसे पत्रकार जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो वो कहने लगे कि शिवसेना जो है कंगना से अपने तरीके से बदला लेगा। तो ये, और उन्होंने शिवसेना ने अर्नब से भी अपने तरीके से बदला लिया, और ये घोर निंदनीय है।
दूसरी तरफ हम चलते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं। अब देश की बात छोड़ते हैं। अमेरिका का चुनाव वाकई बहुत रोचक रहा। शुरू से लेके अंत तक पूरा रोचक बना रहा, और लगने लगा कि पता ही नहीं लग रहा था कि रिपब्लिक आएगी कि डेमोक्रेटिक आएगी, बाइडेन आएगा कि ये नाम भी अंग्रेज़ों के इस तरीके, सॉरी मतलब विदेशी नाम इस तरीके से होते हैं, इनका उच्चारण भी जो है मुश्किल से होता है। तो बाइडगेन जो है, बाइडेन, अभी मुझे फिर तकलीफ हो रही है। और ट्रंप जो है वो में से कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो जहाँ तक अभी तक का जो ताज़ा आंकड़ा सामने आया है उसमें डेमोक्रेटिक को 243 को और 243 और रिपब्लिक यानी कि ट्रंप को 214 जो है 214 मिले हैं। और जो आंकड़ा है मतलब सत्ता राष्ट्रपति बनने का, वो 270 का है, 270 पाना है। तो अभी कुछ क्षेत्र बैटल ग्राउंड्स बने हुए हैं जो कि बहुत जो निर्णायक होंगे, और निर्णायक में भी जो है वो बाइडेन के तरफ ही जाने की पूरी संभावना है। तो ये क्षेत्र हैं एरिज़ोना, जॉर्जिया, विस्कानिया, नेवादा और पेंसिल्वेनिया। तो इनमें से जो है ये क्षेत्र जो हैं डेमोक्रेट्स के गढ़ माने जाते हैं, डेमोक्रेट्स के वोट ज़्यादा हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूएसए में जो है बूथ पोलिंग भी हुई थी, बूथ वोटिंग भी हुई थी, और पोस्टल पोलिंग भी हुई थी, पोस्टल के जरिए भी हुई थी। तो पोस्टल के जरिए अभी तक जो हैं वो वोटिंग्स आ रही हैं। तो और ये बहुत लंबे समय तक आती रहेंगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इसके तहत लोगों ने बूथ में जाना जो है ज़्यादा उचित नहीं समझा, और उन्होंने पोस्टल पोलिंग ज़्यादा की। तो इसके खिलाफ जो है जो वोटिंग की जो नियत तारीख थी उससे आगे निकल रहा है, और कई दिन आगे निकलेगा वोटिंग का सिलसिला। तो ट्रंप इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स्टॉप वोटिंग स्टॉप करो, मेरे वोट्स जो हैं इस तरह से स्टील किए जा रहे हैं। तो ये वो ट्वीट करके भी कह रहे हैं कि स्टील हो रहे हैं, स्टील किया जा रहा है ना, चुराया जा रहा है। जब वोटिंग का समय निकला तो अब क्यों मतलब वोट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो सही भी है। अगर बूथ पोलिंग होती तो क्या, जैसे हमारे इंडिया में 5 बजे की टाइमिंग है सुबह से लेकर शाम तक की, और उस टाइमिंग के बाहर कोई 7 बजे आए और 7 बजे हुजूम आ जाए, तो क्या हम उनके वोट्स ले लेंगे? क्या हम उसके वोट्स कलेक्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर इस अमेरिका में क्यों हो रहा है? पोस्टल पोलिंग हुई तो पोस्टल पोलिंग समय पे क्यों नहीं की उन्होंने? और वहाँ के लोगों ने अगर वो नहीं किया समय पे, तो उनकी वोटिंग जो है वो रद्द मानी जाएगी, उनकी वोटिंग की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो जो बाइडेन हैं वो और जो उसके समर्थक हैं वो कह रहे हैं नहीं, पोस्टल जितनी भी पोस्टल वोटिंग आ रही है वो सबको एक्सेप्ट किया जाए, जब तक आएगी तब तक एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो ट्रंप के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि स्टॉप वोटिंग को जो है स्टॉप किया जाए। तो देखिए क्या निकलता है। वैसे जो क्षेत्र अभी जो बैटल ग्राउंड बने हुए हैं, ये जो 1 2 3 4 5 क्षेत्र जो मैंने आपको बताए, एरिज़ोना, जॉर्जिया, विस्कानिया, नेवादा और पेंसिल्वेनिया, ये डेमोक्रेटिक के गण हैं। यहाँ डेमोक्रेट्स के वोट ज़्यादा आने की संभावना है, और इसीलिए जो है ट्रंप स्टॉप वोटिंग कह रहे हैं। तो इसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है कि वोटिंग स्टॉप होती है या जब तक वोटिंग आ रही है तब तक उसको लिया जाएगा। इस प्रकार से पहले बुश के टाइम में भी हो चुका है। बुश ने भी इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट पे गए थे, और फेवर जो है उनके फेवर में आया था, यानी कि वो बुश के फेवर में आया था, और बुश फिर से प्रेसिडेंट बने थे। तो ट्रंप कहते हैं कि वो उन्होंने हारना नहीं सीखा, उन्हें हारना पसंद नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए अब वक्त बताएगा कि यूएसए का, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है।
अब जहाँ तक उठता है कि जब अब राष्ट्रपति बनेंगे, हमारी निगाहें भी हैं क्योंकि एक महाशक्ति है और उससे हमारे ताल्लुकात और हमारे संबंध बहुत अहमियत रखते हैं। तो अगर बाय द वे ट्रंप सत्ता में नहीं आए, ट्रंप हार गए, तो क्या स्थिति होगी। तो जो बाइडन हैं, उन्होंने वो भारत के फेवर में नहीं रहे। कश्मीर इशू में उन्होंने भारत के विरोध में बोला और भी कई चीज़ों में वो भारत के साथ नहीं दिखते। लेकिन जब सत्ता हाथ में आती है तो सत्ता के साथ ही नए समीकरण बनते हैं और नए संधियाँ होती हैं, नए संबंध बनते हैं, नई फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो जब अगर बाय द वे डेमोक्रेटिक सत्ता में आती है तो भारत अपनी कूटनीति और फॉरेन पॉलिसी के साथ जो है डेमोक्रेटिक के साथ भी अच्छे संबंध कायम कर ही लेगी। अब बिहार का इलेक्शन हो गया। बिहार में बाजी पलटती हुई सी दिख रही है और अब तक शुरू की जो पोलिंग हुई थी वो एनडीए को दिखा रही थी कि नहीं, एनडीए ही सत्ता में आएगी। और लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले चरण का दूसरे चरण का मतदान हुआ तो और दिखा कैसे तेजस्वी यादव ने खलबली मचा रखी है। युवा तेजस्वी यादव में भावी की आंखों से भावी बिहार की तस्वीर देख रही है और उनका प्रलोभन जो है तेजस्वी यादव का कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे और जिसमें से 4 लाख तो उन्होंने दावे के साथ की कि इतनी तो नियुक्तियां खाली पड़ी हुई हैं। सबसे युवा वहाँ बहुत प्रभावित हुआ, लाभान्वित हुआ। मरता क्या नहीं करता, जिसको खाने के लाले पड़े हैं वो क्या सोचेगा। वो तो रोजगार की ही सोचेगा नहीं। जिसके पेट में दाना नहीं जाता, जिसके जो बदहाली में और गरीबी में जी रहा है, मुश्किल में जी रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वाकई रोजगार की बात करना जो है बहुत ही लुभावना है। और तेजस्वी यादव अपने पिता से हटकर एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और वो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय भी हैं और पिछली बार भी उन्होंने विधायक बने, वो विधायक अपना चुनाव जीता उन्होंने। नीतीश भारद्वाज को वो चैलेंज करते हैं कि नालंदा से खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी तक नीतीश भारद्वाज कभी भी विधान सभा एमएलए से जो है वो नहीं चुने गए, वो विधान परिषद से ही चुने गए। विधान परिषद के जरिए ही सीएम की गद्दी उन्होंने प्राप्त की, तो उन्होंने उनको भी चैलेंज किया था। तो देखिए क्या होता है। फाइनल 10 नवंबर की तारीख जो है वो करीब है और बिहार की जनता किसे सराखों पे बिठाती है और किसे नकारती है। एंटी इनकम्बेंसी तो भी बहुत है क्योंकि लोग नीतीश से नाखुश ही दिखे। तो ये थी कुछ खबरें जिनका विश्लेषण मैंने अपनी नज़र से अपने तरीके से अपने शब्दों में दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार। और एक बार पुनः अनुरोध आपसे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और प्लीज़ देखिए, आप लोग मैसेज करके कमेंट करते हैं, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाके कमेंट करते हैं, नाइस, बढ़िया है, अच्छा है, सुपर्ब है ना, अच्छा विश्लेषण किया और आपने अच्छी शायरियाँ प्रस्तुत की, आप अच्छी लगी शायरियाँ प्रस्तुत करने में, आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आई। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप जो लिंक के साथ भी कमेंट का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप ऑप्शन में कमेंट कीजिए और आपने जो कहना है वहाँ कीजिए। आप पॉलिटिकल उसमें अपना मत भी रख सकते हैं, आप विरोध भी कर सकते हैं मेरा। मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसको काट कर सकते हैं, जो आपको उचित नहीं लगा उस पर काट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर और अच्छा लगेगा, बशर्ते आप मुझे पर्सनली मैसेज करके जो है कहें कि आपका परफॉर्मेंस, आपकी प्रेजेंटेशन हमें पसंद आई। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय।